इसी क्रम में आज हम रासायनिक समीकरण लिखने की विधि के बारे में पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं कि जो रासायनिक समीकरण है उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसा कि कल हमने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक व उत्पाद दो जो महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, क्रिया करने वाले क्रिया कारक और क्रिया कारकों की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद, इनको इस रासायनिक समीकरण में कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण में जो बायां पक्ष है, बाईं तरफ, उधर हम क्या लिखते हैं, क्रिया कारक लिखते हैं, और जो दाईं तरफ है उधर क्या लिखते हैं, उत्पाद या क्रिया फल लिखते हैं। और क्रिया कारकों एवं उत्पादों के मध्य तीर का चिन्ह या बराबर का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिंदु नंबर 1 के अंतर्गत क्रिया कारकों को बाईं तरफ और उत्पादों को दाईं तरफ लिख देते हैं और उनके बीच में तीर का चिन्ह या बराबर का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। समीकरण को हम क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि बाईं तरफ क्रिया कारक लिख रहे हैं और दाईं तरफ क्या लिख रहे हैं, उत्पाद लिख रहे हैं। तो समीकरण लिखने की प्रथम विधि में यह आ गया कि क्रिया कारकों को बाईं तरफ लिखा जाता है, उत्पादों को दाईं तरफ लिखा जाता है और क्रिया कारकों एवं उत्पादों के मध्य तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है। दूसरी बात इसमें यह है कि जब क्रिया कारक या उत्पाद संख्या में यदि एक से अधिक होते हैं तो उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। अर्थात क्रिया कारक या उत्पाद जब एक से अधिक होते हैं संख्या में तो उनके मध्य क्या लगा दिया जाता है, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ ये जो क्रिया कारक हैं ये कितने हैं, 2 हैं, और दोनों क्रिया कारकों के मध्य क्या लगाया गया है, प्लस का चिन्ह लगाया गया है। और इधर क्या है, उत्पाद 1 है। यदि उत्पाद 2 होंगे तो उनके मध्य भी क्या लगा दिया जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया जाएगा। जैसे KClO3 = KCl + O2। तो इसमें उत्पाद क्या है, एक से अधिक है तो उनके मध्य क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। ये बिंदु नंबर 2 हो गए। और बिंदु नंबर जो 3 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मैंने 2 लिखा है, यहाँ मैंने 2 लिखा है और यहाँ मैंने क्या लिखा, 3 लिखा है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो क्रिया कारक हैं इनमें उपस्थित जो तत्व हैं, इन तत्वों के परमाणुओं की संख्या, ये जो बनने वाला उत्पाद है, इस उत्पाद में ये जो तत्व हैं उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये अपना तीसरा बिंदु होगा जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि किसी अभिक्रिया में क्रिया कारकों व क्रिया फलों के तत्वों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अर्थात क्रिया कारक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर, किसके बराबर, उत्पाद में
उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या इसमें हमने क्या लिखा है कि रासायनिक समीकरण में जो क्रियाकारक हैं उन क्रियाकारकों में जो तत्व हैं उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यदि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है तो उसको हम क्या कहते हैं, संतुलित अभिक्रिया कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का संतुलीकरण करना कहते हैं। देखो इसको एक उदाहरण से समझ रहे हैं। ये एक मैं उदाहरण ले रहा हूँ। इसमें देखिए ये जो पोटेशियम परमाणु है इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। क्लोरीन में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। और ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या इधर कितनी है, 3 है। इधर देखिए पोटेशियम के परमाणुओं की संख्या 1 है, क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 1 है, जबकि ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं उनकी संख्या कितनी है, 2 है। अर्थात क्रियाकारकों में जितने परमाणु हैं उतने परमाणु उत्पादों में नहीं है। ऑक्सीजन के इसमें 3 परमाणु हैं और उत्पाद में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 है। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, इसलिए ये जो समीकरण कहलाती है ये कहलाती है असंतुलित समीकरण। क्या कहलाती है, असंतुलित समीकरण। जब हम इन परमाणुओं की संख्या को दोनों तरफ बराबर कर देते हैं तो ये क्या कहलाती है, संतुलित समीकरण कहलाती है। देखिए फिर देखते हैं इसको। अब इसमें देखिए जो पोटेशियम है उनके परमाणु कितने हैं, 2। क्लोरीन के भी कितने हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 3 दूनी 6। इधर देखिए पोटेशियम के कितने हैं, 2। क्लोरीन के कितने हैं, 2। और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 3 दूनी 6। अब देखिए क्रियाकारक में पोटेशियम के परमाणु 2 हैं, क्लोरीन के परमाणु 2 हैं, ऑक्सीजन के परमाणु क्या है, 6 हैं। इसी प्रकार उत्पाद में पोटेशियम के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु। अर्थात क्रियाकारकों एवं उत्पादों में उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है, बराबर है। तो ये क्या कहलाती है, संतुलित समीकरण कहलाती है। ये समीकरण क्या कहलाती है, संतुलित समीकरण। अब देखिए मैंने यहाँ सीधा लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। ये मैंने एक सामान्य रूप से समीकरण को संतुलित कर दिया, परंतु समीकरण को संतुलित करने का भी क्या होता है, नियम होता है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं समीकरण को संतुलित करना। पहले बीच में समीकरण लिखने की विधि में ये जो समीकरण संतुलित करने का बिंदु आ गया, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, अगले बिंदु पर फिर आगे चर्चा करेंगे। समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना। अब देखिए इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं। पहला बिंदु हम ले रहे हैं कि जो भी असंतुलित रासायनिक समीकरण हमें दी गई है उस समीकरण में क्रियाकारकों एवं उत्पादों में जो पदार्थ उपस्थित हैं उन पदार्थों को एक बॉक्स के रूप में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। अब देखिए वही अपन समीकरण ले लेते हैं। KClO3 = KCl + O2, अर्थात पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म किया जाता है तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है।
अब देखिए इसमें ये क्रिया कारक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और इधर जो अपने उत्पाद हैं इनको भी क्या कर देते हैं, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। सबसे पहला चरण कौन सा है, क्रिया कारकों एवं उत्पादों में जो पदार्थ उपस्थित हैं उनको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये जो मूल संरचना दी गई है, मूल जो सूत्र हमें दिया गया है, इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। जैसे यहाँ 2 है तो 6 करने के लिए हम यहाँ 3 नहीं करेंगे, या यहाँ 2 करने के लिए यहाँ नहीं करेंगे, इसलिए इनको क्या कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। दूसरा जो चरण है वो ये है कि इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करते हैं। उसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें इनकी संख्या लिख लेते हैं कि तत्व लिख लिया, फिर क्या लिखा, क्रिया कारकों में या क्रिया कारक में उपस्थित परमाणु संख्या, इसको हम एक सारणी बना करके लिख लेते हैं। दूसरा, उत्पाद में उपस्थित परमाणु संख्या। अब देखिए हम इस समीकरण में देखते हैं कि कौन कौन से तत्व हैं और किस तत्व का क्रिया कारकों में कितने परमाणु हैं और उत्पाद में कितने परमाणु हैं। तो देखिए यहाँ पहला तत्व है पोटेशियम, दूसरा आ गया क्लोरीन और तीसरा आ गया ऑक्सीजन। ये 3 तत्व हैं इधर, पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। इसमें देखिए पोटेशियम के कितने परमाणु हैं, 1, क्लोरीन का कितना है, 1 और ऑक्सीजन का कितना है, 3। इधर देखिए पोटेशियम के कितने परमाणु हैं, 1, क्लोरीन का कितना है, 1 और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। इस समीकरण में हम देख रहे हैं कि पोटेशियम के परमाणु जो है वो क्रिया कारक के उत्पाद में बराबर हैं, क्लोरीन के परमाणु भी क्रिया कारक एवं उत्पाद में बराबर हैं, जबकि ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो क्रिया कारक में 3 हैं और उत्पाद में कितने हैं, 2 हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीजन परमाणु हैं इनको संतुलित करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करेंगे। ये अपना बिंदु नंबर 3 हो जाएगा। तीसरे बिंदु में हम क्या कर रहे हैं कि इस समीकरण में जो ऑक्सीजन परमाणु है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। देखिए हम लिख रहे हैं ऑक्सीजन, तत्व कौन सा हो गया अपना, ऑक्सीजन हो गया। उत्पाद, क्रिया कारक में उपस्थित परमाणु संख्या, क्रिया कारक में उपस्थित परमाणु संख्या, दूसरा उत्पाद में उपस्थित परमाणु संख्या। ये हम एक क्या बना लेते हैं, छोटी सी सारणी बना लेते हैं। तत्व कौन सा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रिया कारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है। देखिए ये जो मूल समीकरण है इसमें देख रहे हैं हमें प्रारंभ में मतलब प्रारंभ में कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं, इसमें क्रिया कारकों में 3 और उत्पाद में कितने हैं, 2। अब देखिए दूसरा होगा संतुलित करने के बाद या संतुलन के बाद। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर करेंगे।
इधर देखिए 3 है, विषम संख्या है, इसको मान लो हम 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी संख्या में 6 हो जाएगी। 6 होने का मतलब यहाँ हम क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2KClO3, यहाँ क्या बन जाएगा 2KClO3 में। यहाँ हमने ऑक्सीजन के 6 किए तो कैसे लिखा है इसको, यहाँ 2 लगाए, यहाँ क्या लगाए 2 लगाए तो क्या हो गया 2KClO3, तो 3 दूनी कितने हो गए ऑक्सीजन के परमाणु 6 हो गए। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए 6। अब यहाँ देखिए यहाँ भी अपने को 6 करना है कितने 2, और करने कितने 6, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ कितने आएंगे 3 आएंगे। इसका मतलब इस O2 को किससे गुणा करेंगे 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। और लिखा कैसे जाएगा 3O2, इसको कैसे लिखेंगे हमें 3O2। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या तो क्या हो गई बराबर हो गई, परंतु हमने यहाँ क्या लिखा 2KClO3 कर दिया। इसको 2KClO3 करते ही इसमें पोटेशियम और क्लोरीन की जो परमाणुओं की संख्या है वो जो उत्पाद में संख्या है उससे क्रिया कारकों में क्या हो गई ज़्यादा हो गई। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं पोटेशियम है परमाणुओं को संतुलित करेंगे और उसके बाद किसके परमाणुओं को संतुलित करेंगे कैल्शियम के परमाणुओं को, क्लोरीन के परमाणुओं को क्या करेंगे संतुलित करेंगे। देखिए आगे यहाँ तत्व चेंज कर देते हैं अपन, बाकी चीज़ वही रहेगी। यहाँ क्या आ जाएगा सारणी में केवल मात्र तत्व का नाम चेंज करना है और नीचे जो हम डाटा भरेंगे वो अलग होगा। यहाँ लिख देंगे पोटेशियम, पोटेशियम में देखिए प्रारंभ में कितने हैं 1 यहाँ है और यहाँ भी क्या था 1 था, परंतु जब हमने इसको चेंज किया तो यहाँ कितने कर दिए थे हमने 2 कर दिए थे। कितने कर दिए थे 2, इसलिए प्रारंभ में कितने हो जाएंगे उस समीकरण के हिसाब से 2 हो जाएंगे। और यहाँ क्या है 1 है, इसलिए यहाँ भी कितने करने पड़ेंगे अपने को 2 करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे 2, तो संतुलन के बाद इधर तो कितने रह जाएंगे 2 रह जाएंगे। और यहाँ जो 1 है इसको हम क्या करेंगे 2 करेंगे, तो 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को 2KCl करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 2KCl, क्योंकि यहाँ कितने हैं इसमें क्रियाकारकों में परमाणु की संख्या 2 है, तो उत्पादकों में भी परमाणुओं की संख्या कितनी करनी पड़ेगी अपने को 2 करनी पड़ेगी। इसी प्रकार जो तीसरा अपने पास है क्लोरीन, उसको भी इसी तरीके से क्या करते हैं संतुलित करते हैं। देखिए अब अगला कर रहे हैं क्लोरीन, कौन सा परमाणु ले रहे हैं क्लोरीन परमाणु। अब देखिए इस क्लोरीन परमाणु में प्रारंभ में कितने हैं 2 हैं, परमाणु की संख्या कितनी है 2, क्योंकि इन दोनों के लगभग बराबर चल रही है, इसलिए यहाँ कितने आ गए 2 आ गए। और इधर देखिए कितना है 1 है, तो अब इसको हम क्या करेंगे 2 करेंगे, तो सिचुएशन वही रहेगी क्योंकि पोटेशियम और क्लोरीन के क्या है कि बराबर चल रहे हैं, इसलिए सेम प्रक्रिया होगी। यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ 2 करेंगे तो इसमें पोटेशियम के साथ क्लोरीन के भी क्या हो जाएंगे 2 परमाणु प्राप्त अपने को हो जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जो ये संतुलन करने के बाद हमें किस प्रकार की समीकरण प्राप्त होती है उसके बारे में हमें देख रहे हैं। और साथ ही मैं इसको आपको समझाता भी चल रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, जो दी गई समीकरण अपने पास थी उनको सबको बॉक्स में बंद किया। बॉक्स में बंद करने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्सीजन के परमाणुओं को संतुलित किया। संतुलन करने की प्रक्रिया में संतुलन करने की प्रक्रिया में क्या किया, ऑक्सीजन के परमाणुओं को संतुलित किया। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं को संतुलित किया तो हमने यहाँ कितना लगाया 3 और यहाँ कितना लगाया 2। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए 3 दूनी 6 और इधर भी कितने हो गए 6। उसके बाद हमने क्या किया, पोटेशियम के परमाणुओं को और क्लोरीन के परमाणुओं को क्या किया संतुलित किया। तो यहाँ देखिए 2 पोटेशियम के हैं और 2 किसके क्लोरीन के। और यहाँ कितना पोटेशियम 1 है और क्लोरीन के कितने 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 लगाएंगे।
अब हम इस समीकरण की जांच करेंगे कि क्या इसमें क्रिया कारकों में उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं पोटेशियम के देखिए कितने परमाणु हैं, 2। क्लोरीन के देखिए कितने परमाणु हैं, 2। ऑक्सीजन के देखिए कितने परमाणु हैं, 3 दूनी 6। इधर देखिए पोटेशियम के कितने परमाणु हैं, 2। क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, 3 दूनी 6। अर्थात क्रिया कारकों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के क्या है, बराबर है। तो ये जब संख्या बराबर हम करते हैं तो इसको कहते हैं समीकरण को संतुलित करना। और ये बराबर करने के बाद हमें जो समीकरण प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्रश्न भी परीक्षा में इस प्रकार का आता है कि दी गई रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो इस बिंदु को आपको विशेष रूप से याद करना है कि एक रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं जिसमें लिख लेते हैं तत्व जो है उनके परमाणुओं की संख्या क्रिया कारकों में कितनी है, उत्पादों में कितनी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के परमाणुओं को संतुलित करते हैं और उसके बाद जो बाकी बचे हुए परमाणु उनको संतुलित कर लेते हैं। और संतुलित करने के बाद हमें जो समीकरण प्राप्त होती है उसमें पुनः हम इसकी जांच करते हैं कि क्रिया कारकों में उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर है या नहीं। यदि बराबर है तो ये क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो अपना तीसरा जो बिंदु था समीकरण लिखने की विधि का, इस समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, अर्थात क्रिया कारकों में उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए इसी क्रम में आगे चल रहे हैं। अगला जो अपना बिंदु है वो ये है कि जो रासायनिक समीकरण हम लिख रहे हैं उस समीकरण में जो क्रिया कारक और उत्पाद भाग ले रहे हैं उन क्रिया कारकों एवं उत्पादों की जो भौतिक अवस्था है उसको भी हम क्या करते हैं, इसके रूप में लिखते हैं। बिंदु नंबर 4, क्रिया कारक व उत्पाद में उपस्थित पदार्थों की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब वो द्रव अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है या ठोस अवस्था में, ये भी हम क्या करते हैं, इसमें समीकरण के रूप में लिखते हैं। जैसे यदि भाग लेने वाला पदार्थ ठोस में है, ठोस अवस्था में है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एस, सॉलिड। क्या लिखेंगे, एस। यदि ये द्रव अवस्था में है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, लिक्विड। यदि गैसीय अवस्था में है तो क्या लिखेंगे, गैस, अर्थात जी। ये 3 अवस्थाएं होगी, ठोस, द्रव और गैस। मतलब जब समीकरण लिखते हैं तो उस समीकरण में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, चाहे वो क्रिया कारक हो चाहे वो उत्पाद हो, उनकी भौतिक अवस्था कैसी है, वो ठोस है या द्रव है या गैस है। सीधा समीकरण देखने से हमें ये पता नहीं चलता कि ये जो पदार्थ है ये किस अवस्था में, परंतु उनकी अवस्था को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, यदि पदार्थ ठोस है तो क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, सॉलिड। यदि पदार्थ द्रव है तो हम क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, लिक्विड। यदि पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। देखो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैं यहाँ समीकरण लिख रहा हूँ, C+O2 = CO2। जब कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है।
जब कार्बन को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये जो समीकरण लिखी गई है, इस समीकरण से हम ये ज्ञात नहीं कर सकते कि ये कार्बन कौन सी अवस्था में, ठोस में, द्रव में या गैस में है, ये ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में, ठोस में, द्रव में या गैस में है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कौन सी अवस्था में, ठोस है, द्रव या गैस है। तो इनकी अवस्था को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ठोस, जैसे ये कार्बन ठोस है तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, S लिख दिया। जैसे ऑक्सीजन गैस है तो हमने क्या लिख दिया, गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है। अब मान लो ये तो हमें पता है कि ये है, पता नहीं होता है तो ये लिखे हुए होते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। भी S लिखा हुआ है, इसका मतलब कार्बन कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। ऑक्सीजन के बाद गैस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। और कार्बन डाइऑक्साइड के आगे भी क्या लिखा हुआ, G, जो किसको दर्शाता है, गैसीय अवस्था को, तो ये भी कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। तो इस रासायनिक समीकरण का लिखने का जो चौथा बिंदु था वो ये था कि जो क्रिया कारक और उत्पाद है उनमें जो पदार्थ उपस्थित हैं उन पदार्थों को भौतिक अवस्था भी दर्शाई जाती है। तो भौतिक अवस्था कैसे दर्शाते हैं, ठोस के लिए S, सॉलिड, द्रव के लिए L, लिक्विड, और गैस के लिए क्या लिखते हैं, G। अब देखिए अपना पांचवा जो बिंदु है उसमें क्या लिखेंगे। अब यहाँ तीन बात आ गई, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा एक और आता है, वो होता है जलीय विलयन। क्या होता है, जलीय विलयन। तो जलीय विलयन के लिए हम क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं। जलीय विलयन के लिए हम क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं, एक्वाटिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब मान लो कोई पदार्थ जो है वो जलीय विलयन है उसका, तो उसकी पहचान के लिए हम क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे, अर्थात एक्वाटिक सॉल्यूशन। देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड कौन सी अवस्था में, ठोस, प्लस जल कौन सी अवस्था में हो गया, द्रव अवस्था। और ये क्या बन गया अपने पास, CaO2 ऑल्टवाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, जलीय विलयन है, इसलिए इसका क्या लिखेंगे, AQ लिखेंगे। अब देखो सभी चीज़ें स्पष्ट हो गई। ठोस के लिए हमने क्या लिख दिया, S लिख दिया, द्रव के लिए हमने क्या लिख दिया, L लिख दिया, और जलीय विलयन के लिए हमने क्या लिख दिया, AQ लिख दिया, और गैस के लिए हमने क्या लिख दिया, गैस लिख दिया। अब देखिए अगला जो चरण है वो ये है कि जब ये रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने में क्या होता है, ताप भी होता है और दाब भी होता है। क्या होता है, ताप और दाब। तो देखिए ताप और दाब को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, जो रासायनिक हम समीकरण लिखते हैं उस समीकरण में जो एरो का चिन्ह होता है, उस समीकरण में क्या होता है, एरो का चिन्ह होता है। उस एरो के चिन्ह के ऊपर अपन क्या लिख देते हैं, ताप और दाब लिख देते हैं। जैसे N2 + 3H2 = 2NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनने की जो क्रिया है ये अभिक्रिया कितने केल्विन ताप पर संपन्न होगी और कितने एटमॉस्फेयर दाब पर संपन्न होगी, उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो अपना एरो का चिन्ह है उसमें लिख देते हैं। जैसे ये अभिक्रिया 773 केल्विन ताप पर और 200 एटमॉस्फेयर दाब पर संपन्न होती है। तो इस रासायनिक समीकरण से क्या पता चल रहा है कि कौन सी अभिक्रिया कितने दाब और कितने ताप पर संपन्न हो रही है, और उसको कहाँ लिखते हैं, जो दोनों क्रिया कारकों या उत्पादों के बीच में जो एरो का चिन्ह होता है उस पर क्या लिखते हैं, ताप और दाब लिख देते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से जो अमोनिया का निर्माण होता है उसमें 773 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है और 200 एटमॉस्फेयर दाब की आवश्यकता होती है। अगला जो अपना चरण है उसमें आता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है इसमें उत्प्रेरक की आवश्यकता है या नहीं। यदि अभिक्रिया उत्प्रेरक के माध्यम से संपन्न हो रही है तो हम उस उत्प्रेरक को कहाँ लिखेंगे। तो ये जो हमने ताप और दाब लिखा है उसी तरह एरो के चिन्ह के ऊपर भी हम क्या लिख देते हैं, उत्प्रेरक लिख देते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण ले रहे हैं, अभी जो हमने समीकरण ली थी KClO3 पोटेशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन बनने वाली, ये संतुलित समीकरण है। ये जो अभिक्रिया है ये मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न होती है।
जब पोटेशियम क्लोरेट को मैंगनीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो इसमें देखिए उत्प्रेरक को दर्शाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एरो के चिन्ह के ऊपर लिख रहे हैं। अगला जो अपना बिंदु है वो है जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है और उसको हम समीकरण के रूप में लिख रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगी ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है या उष्मा शोषीय अभिक्रिया है। अगला जो बिंदु है अपना उष्मा क्षेपीय व उष्मा शोषीय अभिक्रिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, यदि अभिक्रिया के संपन्न होने में उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, तो यह अभिक्रिया कहलाती है उष्मा क्षेपी। और यदि उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उष्मा शोषी कहलाती है। इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ अभिक्रिया संपन्न होती है क्रिया कारकों के बाद यदि उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो प्लस का चिन्ह लगा के आगे लिख देते हैं उष्मा, और यदि उष्मा का अवशोषण हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगा करके क्या लिख देते हैं, उष्मा लिख देते हैं। देखिए N2 + 3H2 = 2NH3। ये जो अभिक्रिया है ये क्या है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, तो इसमें यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस उष्मा। क्या लिख देंगे, प्लस उष्मा। दूसरा जैसे ये है अभिक्रिया है तो इसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस है उष्मा लिख देंगे। तो इस समीकरण से हमें ये पता चल जाता है कि ये जो अभिक्रिया है ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है या उष्मा शोषी अभिक्रिया है। आगे जो अपना विषय वस्तु बचा है उस पर अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। जय हिंद।